अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मैं तो शादी के बाद से अपने शौहर से जुदा रह रही थी। जो वक्त गुजर रहा था, मेरे लिए अपने शौहर के बगैर रहना परेशान कुन होता जा रहा था। ससुराल वालों की खिदमत कर करके अब मेरा दिल बुरा होने लगा था। अक्सर औकात में मैके जाकर अपने माँ बाप से भी लड़ पड़ती थी कि ये कैसी शादी है जिसमें शौहर साथ ही नहीं रहता। उसे बस कमाने की फिक्र है, बीवी की परवाह नहीं। कैसी अकेली रह रही है। मैं शादी के बाद बमुश्किल 1.5 माह शौहर के साथ रही। अब तो लगता था कवारी ही हूँ। मेरा शौहर भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता रहता था। बोलता, मुझे अपनी तस्वीर भेजा करो, तुम्हें देखकर अपनी थकन उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल कर लेता हूँ। मैं फोन पर रो पड़ती तो घबरा कर मुझे तसल्ली देने लगता था। वो कोशिश करता कि छुट्टी मिल जाए, मगर मुमकिन ही नहीं हो रहा था। मैंने पहले तो शौहर के जाने के बाद तैयार होना छोड़ दिया था, मगर जब मेरे शौहर ने मुझसे तस्वीर मांगना शुरू की तो मैं उसके लिए रोजाना सजने संवरने लगी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीर बनाकर उसे भेजने लगी थी। शौहर मुझे देख देख कर दीवाना हो जाता था, तारीफें करने लगता था। मैं शर्मा जाती थी। मैं तो वैसे भी तारीफ की शौकीन थी। शौहर मेरा दीवाना था। उसकी तारीफों और मोहब्बत भरे जुमलों पर मेरा दिल बहलने लगा। मगर मेरी सास को मेरे लबों की मुस्कुराहट और सज धज हैरान करने लगी। एक रोज मुझे बुलाकर बोली, शौहर तुम्हारा घर पर नहीं है, तुम किसके लिए इतनी तैयार होने लगी हो। मैं बौखला गई। शौहर से मैं वीडियो कॉल पर बात कर लेती थी, तस्वीर भेजती थी, मगर सास को ये बात बताते हया आती। सास बोली, बहू घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं, ना महरम मर्द है, मतवज्जो हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरे 2 जवान देवर थे और एक जेठ था। मेरा शौहर अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वो औरतों से शदीद खार खाता था। इसका निकाह भी किया गया था, मगर इसने शादी से कुछ वक्त पहले मनहूहा को तलाक दे दी थी। मुझे ये बात अजीब लगती थी, मगर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मेरे अपने ही मसाइल बहुत थे। शौहर पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मिजाज मजीद खराब रहने लगा था। मैं शौहर को कॉल करके रो पड़ी। अब तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर शौहर भी मुझे समझाने लगा। बोला, बात तो ये मेरी माँ की ठीक है, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार होती रहना, मगर मेरे जवान भाई अगर तुम्हें सजा सवरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कभी हल्का सा मेकअप करती तो मेरी सास तंग होने लगती थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेकअप करती तो मजीद हुस्न निखर जाता था। मेरी सास को डर था मैं अपने जेठ देवरों को अपनी तरफ माइल कर लूंगी। मैं खूबसूरत लिबास पहनती तो मेरी सास घबरा जाती, मुझे फौरन कमरे में भेज देती, बोलती जाकर कपड़े बदल लो, ये मुनासिब लिबास नहीं है। कभी हिदायत देती, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा करो, घर में जवान लड़के रहते हैं, तुम्हारी लापरवाही बहुत नुकसानदेह है। शादीशुदा लड़कों भी एहतियात से ही रहना पड़ता है। शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं जिद हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले ही सज धज कर रहने का शौक था। मैं खूबसूरत थी, खुद को बना सवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी। मैं थक कर शौहर से कहती कि मुझे मैके में रहने की इजाजत दे दो, ताकि मैं खुलकर जी सकूं। मेरा शौहर इस बात पर भी राजी नहीं होता था। कहता, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं, अगर तू अपने मैके में जाकर बैठ गई तो सब समझ लेंगे कि हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं रहा। बोला, तुम मेरी बीवी हो, मैं वहां घर पर रहूं या नहीं, तुम्हें मेरे घर ही रहना होगा। मैं बेजार हो गई। अजीब लोग थे। ऐसा लगता था जैसे शौहर मुझे कैद करके खुद निकल गया था। मुझे ये सब बुरा लग रहा था। शौहर से मोहब्बत थी, वो बहुत मोहब्बत करने वाला खूबरू लड़का था, मगर उसका घराना मुझे अब उलझन देता था। सादा लिबास पहन पहन कर मुझे अपना आप वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। मुझे लगता मेरी सास खामखा मुझे पाबंद करती है। मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता था, अपनी मनकूहा को भी तलाक दे दी थी। हालांकि सास ने बताया था वो निहायत हसीन लड़की थी। देवर दोनों बहुत संजीदा मिजाज के थे। वो सुबह घर से निकलते तो रात को ही वापस आते थे। दोनों ही अपने कमरे में बंद रहने के आदी थे। ना वो गैर जरूरी बात करते, ना कमरे से निकल कर बैठते थे। वैसे भी इन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, मगर इनकी शादी करने से पहले मेरी सास मेरे जेठ की शादी करना चाहती थी, जो सब भाइयों में बड़ा था, मगर अभी तक कंवारा था। खानदान वाले भी सवाल करते थे, आखिर इसमें ऐसा क्या ऐब है कि वो शादी नहीं कर रहा। मेरा जेठ हट्टा कट्टा सेहतमंद अच्छी शक्ल सूरत का मर्द था। न जाने इसे क्यों औरतों से इतनी उलझन होती थी कि शादी के नाम पर ही बिदक जाता था। वो नकारा भी नहीं था, अच्छा कमाता खाता था। पहले मेरे शौहर के साथ बैरून मुल्क में रहता था, मगर अब वो पाकिस्तान आकर रहने लगा था।
मैं शौहर को हर बार इसके बड़े भाई की मिसालें देती। वो तो गैर शादीशुदा था, फिर भी घर पर रह रहा था। मेरे शौहर को चाहिए था कि वो शादी के बाद पाकिस्तान में ही नौकरी तलाश कर लेता। अजीब इंसान था, बीवी को घर पर अकेला छोड़कर वो वहां मेहनत मजदूरी कर रहा था। मैं हर वक्त दिल जलाती रहती थी। शौहर पर कोई असर नहीं होता था। मेरे लड़ने झगड़ने पर वो मुझसे बोलता, थोड़ा सब्र करो, कुछ पैसे जमा कर लूं ताकि मैं वहां आकर कोई कारोबार कर सकूं। हमें मुस्तकबिल में परेशानी ना हो। मेरे लिए भी अब तन्हाई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इस घर के उल्टे सिस्टम पर बहुत तंग होती थी। मेरे देवर दोनों अपना अपना खर्च खुद उठाते थे। जेठ अच्छा खासा कमाता था, वो घर के बाकी अखराजात पूरे करता था। मेरा शौहर अपने माँ बाप का खर्च पूरा करता था, हालांकि वो शादीशुदा था। मेरी नज़र में उसकी कमाई पर सबसे ज्यादा मेरा हक था, मगर शौहर अपने वालिदैन को भी हिस्सादार रखता था। इस बात पर मैं बहस नहीं कर सकती थी। बेटे माँ बाप पर का भी खर्च हक होता है, इसीलिए खामोश हो जाती थी। मैंने सजना संवरना तो छोड़ दिया था, मगर अकेले रह रहकर मुझे एक निहायत अजीब सी आदत होने लगी। मैं जब भी अपने कमरे में अकेली होती या नहाने लगती थी, अपने बरहना वजूद की तस्वीर बनाती थी और देख देख कर खुश होती थी। मैं इस किस्म की नाजेबा तस्वीर बनाने की इतनी आदी हो गई थी कि घंटों गुसल खाने में बंद रहने लगी और नहाने के दौरान मैं मुख्तलिफ अंदाज में अपनी तस्वीर बनाती रहती थी। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो मैंने एक इंतहाई कदम उठा लिया जो शरीफ औरतों को जेब नहीं देता। मगर मैं अपने खूबसूरत जिस्म की गैर मर्दों से तारीफ सुनने के शौक में मुब्तला हो रही थी। मेरी सास को मेरा रोजाना कमरे में बंद होना और घंटों घंटों नहाना भी खटकने लगा। वो अक्सर मुझसे सवाल करने लगती और मुझे देख देख कर सोच में गुम रहती। एक रोज मेरा मोबाइल खराब हो गया। मैं घबरा गई। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ा और मेरे मोबाइल में मेरी बरहना तस्वीर थी। शौहर का सास के नंबर पर फोन आया तो मैंने अपने मोबाइल को खराब होने का बताया। शौहर मेरा फिक्रमंद होकर बोला, भाई जान वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ठीक करते हैं। तुम भी भाई को फोन दे दो। मैं मुतमईन हो गई कि जेठ इस किस्म का मर्द नहीं जो मोबाइल में तांग झांक करे। उसे लॉक पूछा तो वो भी बता दिया। सुबह के वक्त अपने जेठ को फोन दिया तो वो शाम को ही ठीक करवा कर ले आए। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने जेठ के कमरे से निकलते देख लिया। वो घबरा गई, मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम जेठ के कमरे में क्यों गई? मैंने इत्मीनान से बोल दिया कि मोबाइल ठीक करवाने के लिए दिया था, वही लेने गई थी। मगर सास ठटक चुकी थी। बातों बातों में बोली, बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियां शादी के बाद परदेसी शौहर के बगैर जिंदगी गुजारती हैं, मगर खुद को संभाल रखती हैं, अपनी इज्जतों की हिफाजत करती हैं। कहने लगी, बेटा तुम भी ख्याल रखा करो, तुम्हारा जेठ भी आखिर मर्द है, उससे इतनी फ्री मत हुआ करो। मुझे सास की हिदायत बुरी लगी थी। मैं चुप रही, मगर मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में मुब्तला कर गई थी। बोली, तुम बहुत अजीब हरकत करने लगी हो। कभी तुम सच सवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है। नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं हवन्नक सी अपनी सास को देखने लगी। इतनी छोटी छोटी सी बातें भी मेरी सास महसूस कर रही थी। मैं हैरान होती थी, आखिर मेरी सास को मुझसे क्या मसला था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। सच तो ये था कि वो जमाना शनास औरत थी। इन्हें मेरे अंदर तब्दीलियां महसूस करके घबराहट होती थी। वो सब समझ रही थी कि मैं शौहर के बगैर नहीं रह पा रही। मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मगर एक रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरी माँ भी अब मुझसे हर वक्त जिद करने लगी है कि सब छोड़ दो और पाकिस्तान आ जाओ। मेरे शौहर ने जब वजह बताई तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा था कि तुम्हारी बीवी नफसियाती मरीजा बनती जा रही है, इसमें बहुत उल्टी सीधी आदत पैदा हो रही हैं। उन्होंने बेटे से कहा कि इससे पहले कि तुम कोई ऐसा वैसा नुकसान उठाओ, जल्दी लौट आओ। शौहर मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? मेरी माँ डरी हुई है। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए अपने शौहर से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ, तब भी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी है। मैं अकेली कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही। मुझे बता दो कि मैं क्या करूँ। मैं तो थक गई हूँ। मेरा मिजाज चिड़चिड़ा होने लगा था। मैं पहले ही बदतमीज और बदलिहाज हुआ करती थी। शादी के बाद तो वैसे ही मेरा चिड़चिड़ापन नुमाया होने लगा था। मेरे दिल में चोट था, इसलिए डर गई। मेरे रोने पर मेरा शौहर गड़बड़ा गया, मुझे सफाई देने लगा। बोला, मेरी माँ को गलतफहमी हो गई है, सादा सी औरत है, इसलिए छोटी छोटी बात को महसूस कर लेती है। इनकी बातों को तवज्जो मत दो। मैं शौहर से लड़ने लगी, जल्दी पाकिस्तान आ जाओ या फिर वाकई मुझे फारिग करके मैके भेजो। अब मेरा इस घर में गुजारा नहीं है। मेरा शौहर परेशान हो गया था। वो अपनी माँ को फोन करके मना करने लगा कि मेरी बीवी को रोक टोक नहीं किया करे, वो पहले ही परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है। इस रोज के बाद से मेरी सास ने मुझे रोक टोक करना छोड़ दिया था, मगर इनकी परेशान नजरें मेरा तवाफ करती रहती थी। मुझे सास की इस तब्दीली पर हैरत होती थी।
2 सालों में मैं अपनी सास को इतना तो समझ गई थी कि वो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देती थी। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, मेरी सास ने हमेशा मुझसे मोहतात अंदाज में ही बात की थी, लेकिन अब मेरी सास का मुझ पे तनकीद करना और मुझ पर शक करते रहना मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। मैं राज़ नहीं समझ पाई थी, मगर जब वजह पता चली तो मैं हैरत के दंग रह गई थी। एक रोज़ मैं अपनी सास के कमरे के सामने से गुज़री तो अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे मतवज्जो किया। मैं बेसाख्ता ठटक गई। मेरा जेठ और सास कमरा बंद किए बातें कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिल चाहा अंदर जाकर जेठ का गिरेबान पकड़ लूं। वो इतना गिरा हुआ इंसान था। लेकिन मैं ख्वामखा झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में सर पकड़कर बैठ गई। मैं जेठ की बातें सोच सोच कर पागल हो रही थी। मुझे तो अपना जेठ बेजरर इंसान लगता था। मैं नहीं जानती थी वो इस किस्म का मर्द था। शर्मिंदगी और जिल्लत से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे अपने शौहर को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। इस रात में परेशानी में मुब्तला थी। मोबाइल पर अपनी तस्वीर देखने लगी। शरारत में एक तस्वीर शौहर को भेज दी, मगर गौर किया तो दम सीने में अटक गया। मैं गलती से अपनी नीम बरहाना तस्वीर अपने जेठ को भेज बैठी थी। मैंने जल्दी से वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने शुक्र अदा किया कि इस वक्त मेरा जेठ सो रहा होता था। लेकिन मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। मेरा जेठ जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता और मेरे ऊपर जेठ को वर्गलाने का इल्जाम लग जाता। मेरी तस्वीर भी नामुनासिब थी, कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मैं परेशानी से अपने कमरे में टहलने लगी। सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अब क्या करूं। रात के इस पहर अगर जेठ के कमरे में जाती तो तमाशा बन जाता। मेरा जेठ भी मुझे गलत लड़की समझ लेता। मैंने डरते डरते कमरे से बाहर झांका। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपने अपने कमरों में सब सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींद भी उड़ चुकी थी। जब तक जेठ के मोबाइल से अपनी तस्वीर डिलीट ना कर लेती मुझे सोया ना जाता। मैंने अपने कमरे से कदम बाहर निकाले और दबे पांव अपने जेठ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। मुझे खौफ था मेरे सास ससुर में से कोई जाग ना जाए। जेठ के कमरे में पहुंची तो वहां भी अंधेरा छाया हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुई। जेठ अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहे थे। मैं एहतियात से चलते हुए जेठ की साइड वाली मेज के करीब पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा हुआ था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो इस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। मैं परेशानी से अपने जेठ को देखने लगी। थोड़ी सी कोशिश से मेरे लिए वो लॉक खोलना आसान साबित हो सकता था। मैं नींद में पड़े जेठ के करीब हुई और उसका अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया तो मोबाइल का लॉक खुल गया। मैंने जल्दी से हाथ चलाते हुए अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर का फोल्डर खोला, मगर खोलते ही मेरे सर पर तो पूरे घर की छत गिर गई थी। जेठ के मोबाइल में मेरी 50 पराना तस्वीर और वीडियोस पड़ी हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने जेठ का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तस्वीर देखकर मुझे एक लम्हा लगा था पहचानने में कि मेरे जेठ ने वो तस्वीर कहाँ से हासिल की थी। नाराज खुल जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो ये सोचकर जेठ के कमरे में आ गई थी कि जेठ को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है। मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। मगर यहाँ तो जेठ का मोबाइल मेरी बरहना तस्वीर के साथ भरा हुआ था। मेरे जेठ की जो हकीकत मुझ पर खुल रही थी, मुझे अच्छा खासा झटका लगा था। इस रोज मेरी सास के कमरे में बैठकर भी मेरा जेठ अपनी माँ को यही वर्गला रहा था कि आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, इसका लिबास ठीक नहीं होता। न जाने ये लड़की किन चक्रों में है। घर में जवान लड़के हैं, अगर लड़की ब्याह कर लानी ही थी तो खूबसूरती के साथ शराफत भी देख लेती। मैं तब अपने जेठ के अल्फाज पर साकत रह गई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरा जेठ मेरे बारे में वो बातें क्यों कर रहा था। अपने जेठ के मोबाइल में अपनी तस्वीर देखकर नाज़ेबा मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। अभी मैंने तस्वीर डिलीट करना चाही थी कि मेरा जेठ नींद से जाग गया और मुझे अपने कमरे में देखकर ठटक गया। उसने झपट कर अपना मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया और गुस्से से बोला, मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? मुझे जेठ पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीर क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बेगैरत मर्द हो अपनी भाभी की ऐसी तस्वीर मोबाइल में रखी हुई है? मेरा जेठ तमस्कर से बोला, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, तो अपने कमरे में होती मैं कैसे तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीर तुमने खुद ही दी है। मुझे अपने जेठ के मुकरने पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं मसलिहत अमेज़ी से काम लिया और इससे कहा, मेरी तस्वीर डिलीट करो वरना मैं सबको बता दूंगी। मेरे जेठ ने इनकार करते हुए मुझे ऐसी बात बताई कि मैं शर्मिंदगी से नजरें चुरा गई। बोला, तुम भी जानती हो ये तस्वीर मैंने कहाँ से ली है। मैं तुम्हारे शौहर को ये सब दिखाऊंगा, उसे बताऊंगा कि तुम कितनी बदकार औरत हो। मेरा जेठ मुझे धमकाने लगा और बोला, अब ये तस्वीर मेरे मोबाइल में ही रहेंगी। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मेरा शौहर सब सच जानता है। ये तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी, किसी मर्द से मेरे ताल्लुकात नहीं है। मेरा जेठ तंजिया नजरों से मुझे देखने लगा और बोला, फिर ये तस्वीर मेरे पास कैसे पहुंची है? अब तुम मुकर नहीं सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे जेठ ने वो तस्वीर हासिल की थी। देखकर तो शौहर भी मेरा यकीन ना करता। मेरी सास तो पहले ही मुझे गलत समझने लगी थी। मैं रोने लगी, अपने जेठ को वास्ते देने लगी कि वो मेरी तस्वीर डिलीट कर दे, बदले में जो मांगेगा मैं दूंगी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे घर से निकलो। मेरे जेठ ने मुझे धक्के दे देकर अपने कमरे से निकाल दिया। मैं खौफ से रोने लगी अपनी तस्वीर डिलीट करवाने के लिए।
तो मैं सोच चुकी थी कि मेरा जेठ जो भी मुतालबा करेगा मैं कबूल करूंगी, चाहे जितना नाजायज मुतालबा हो। मगर मेरा जेठ तो वाकई ही औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं अपने कमरे में आकर रोती रही। अब मेरा जेठ मोहतात हो चुका था। मुझे दोबारा तस्वीर डिलीट करने का मौका नहीं मिला था। मैं हर वक्त जेठ के आगे पीछे घूमने लगी, उसकी मिन्नतें करती कि मेरी तस्वीर डिलीट करो, मगर वो हर बार मुझे झटक देता था। मेरे शौहर की कॉल आई तो मैं गायब दिमाग सी रहती थी। शौहर बार बार मुझे पुकार कर मतवज्जो करता। एक रोज डरते डरते शौहर को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में बरहना तस्वीर बनाई है। शौहर ये बात सुनकर भड़क उठा। बोला, अभी अभी वो तस्वीर सब डिलीट करो, शरीफ औरतों के ये काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी हो सकता है, तुमने अपनी इस किस्म की तस्वीर क्यों महफूज रखी है? मेरा शौहर मुझे बुरी तरह डांट रहा था। उसे मोबाइल में बरहना तस्वीर बनाने वाली लड़कियां सख्त नापसंद थी। मैं घबरा गई, मजीद सच नहीं बता पाई कि इन तस्वीर का क्या करती। मैं खुद को कोसने लगी, काश मुझे इतनी बुरी आदत ना होती तो आज वाकई मैं इस मुश्किल का शिकार ना होती। जेठ को मनाती रही, एक दो बार वो तस्वीर डिलीट करके। आइंदा ऐसा काम करने से मैं तौबा कर चुकी थी, मगर तब जेठ ने मुझे जो बात की वो मुझे मुंह के बल गिरा गई थी। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा बार बार अपने जेठ के आगे पीछे घूमना और छुप छुप कर उससे कमरे में आना जाना मेरी सास नजर में आ गया था। मेरी सास के तो होश उड़ गए। मुझे बुलाकर बोली, बहू किन चक्करों में रहने लगी हो? हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं है। तुम्हारा जेठ गवारा मर्द है, उसके खाली कमरे में बार बार क्यों जाती हो? मैं बौखला गई। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी जेठ की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की सब जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने कमजोर सा बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने जाती हूँ। मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ था। सर झटक कर बुड़बुड़ाने लगी कि तुम्हारे शौहर को बस जल्दी बुलवाती हूँ, तुम्हारा चलन अब ठीक नहीं लगता, तुम मेरे घर का माहौल खराब करने पर तुली हुई हो। मैं शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। सास को क्या बताती मैं क्या कर चुकी थी। मेरा जीना हराम हो चुका था, मुझे सुकून नहीं मिला था। एक माह गुजर गया। मेरा जेठ मुझे दिल खोलकर जलील करता रहा। हर बार मैं इसके कमरे में जाती और रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया। जब मुझे मौका मिलता मैं अपने जेठ की मिन्नत करती कि अब वो मुझ पर रहम खाए, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं घुट घुट कर रोती रहती थी, मगर मेरा जेठ बिल्कुल नर्म नहीं पड़ा था। सास भी मुझ पर शक करने लगी थी। एक माह के बाद अचानक अब एक रोज मेरा शौहर पाकिस्तान लौट आया था। मैं अपने शौहर को देखकर साकत रह गई थी। खुशी की बजाय मेरा दिल खौफ से सिकुड़ गया था। मेरा शौहर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया तो मैं खौफ से जर्द पड़ गई थी। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो छोड़कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता, और यही सोच सोचकर मेरा दिल डूबता रहा। मैंने मुश्किल अपने असाब को काबू करके लबों पर मुस्कुराहट सजाई। मेरा दिल रो रहा था, काश मैं पाकीज़ा और बेदाग लड़की रहती तो शौहर के आने पर सब मसाइल खत्म हो जाते। मेरा शौहर मेरे लिए ढेरों तोहफ़े लाया था। वो बोला, मेरे लिए इतना अरसा घर से दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी ना हो। मेरा शुक्रगुजार हो रहा था कि मैंने इसे सब्र का इंतजार किया। मैं शौहर की बात पर शर्मिंदा सी रोने लगी थी। मैं थक चुकी थी। खुद पर गुनाह का जो बोझ लाद बैठी थी वो मुझे मेरी नजरों से गिरा गया था। मेरा शौहर मेरे रोने पर परेशान हो गया। मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ? अब तो आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया, ये खुशी के आंसू हैं। शौहर के आने के बाद मैंने अपने जेठ के अकेले में यही मिन्नतें करती थी कि वो मुझ पर तरस खाए, मुझे बर्बाद ना करे। मैं आम सी लड़की थी, गलती से गुनाह कर बैठी थी, मगर अब पछता रही थी। मेरा जेठ इत्मीनान से बोला कि मेरा भाई, एक बार तुम्हारी सच्चाई उसे जरूर बताऊंगा। अगर उसका ज़र्फ इतना बड़ा हुआ कि वो सब सुनकर भी तुम्हें माफ कर देगा तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ। मेरा ज़र्फ मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करूँ जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप पेश करती हूँ। मगर कौन जाने मेरा भाई इतना बाज़र्फ हो। हर मर्द का अपना ज़र्फ होता है। अपने जेठ के मुंह से वो ताना सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले रोज़ जब मैं जेठ के कमरे में गई थी, उसी रोज़ से वो मुझे भी ज़लील कर रहा था और हैरान भी कर रहा था। जब मैंने अपनी तस्वीर डिलीट करने का बोला तो जेठ ने तभी कहा था, अब मैं सिर्फ तुम्हारे शौहर का इंतजार कर रहा हूँ, उसे उसकी बीवी के कारनामे दिखाऊंगा। अब मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी ही राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी गलती इस पर सर पकड़कर रोती रही थी। एक रोज अपना नाम बचाने के लिए मैंने अपना आप अपने जेठ के सामने पेश कर दिया था। मेरा जेठ तो मेरी ऑफर पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई नीच लड़की हो, पहले उल्टी सीधी हरकतें करती हो, अब हद पार कर रही हो। वो बोला था, तुम सिर्फ बहाने करती हो, तुम फाशा हो, शौहर पास नहीं है तो दूसरे मर्दों से तस्कीन हासिल करना चाहती हो। मैं इतने तजलील भरे तबसरों पर कट कर रह गई थी। हर बार मेरी मिन्नतों पर वो साफ बोल देता था कि तुम्हारे जैसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक रोज बोला, मैं इसीलिए हसीन औरतों से नफरत करता हूँ। एक रोज
मेरे जेठ ने अपना निकाह ख़त्म करने का राज भी अफ़शा कर दिया था। बोला, मैंने अपनी वनकोहा को इसीलिए तलाक दी कि वो मेरे निकाह में थी, मगर उसके ताल्लुकात किसी और मर्द के साथ थे। मुझे तब से औरतों से शदीद नफ़रत है। खूबसूरत औरतें ख़ास तौर पर अपने हुस्न को लोगों से नुमायाँ करने की शौकीन होती हैं। हम भाइयों के नसीब में तो ऐसी औरतें ही आईं। मैं अपने भाई के घर में ऐसी बदकार औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा भाई वहाँ तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ज़लील हो रहा है और तुम उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रही हो। जेठ ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक रोज़ जब घर के तमाम अफ़राद मौजूद थे, मेरे जेठ ने मेरी असलियत मेरे शौहर के सामने खोल कर रख दी थी। तुम्हारी बीवी फेसबुक पर एक खुफिया अकाउंट बनाकर, चेहरा छुपाकर अपनी बरहना तस्वीर, नामुकम्मल लिबास पहनकर बनाई गई तस्वीर सैकड़ों अय्याश मर्द देखते हैं और तारीफें करते हैं, बेहुदा तबसरे करते हैं और ये लड़की खुश होती है। मैं सर झुकाकर रोने लगी। मेरा शौहर बेयकीनी से अपने भाई को देखने लगा। उससे से चीखा, आप मेरी मासूम बीवी पर कैसा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बाकी सब भी हक्का बक्का बैठे थे। मेरे जेठ ने मेरी इस आईडी की तमाम तस्वीर मेरे शौहर को दिखा दी। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे जेठ ने मोबाइल खोला था तो सारा मोबाइल चेक किया था और वहाँ मेरी आईडी भी देख ली थी। मैं रोने लगी। अपने शौहर से कहा कि मैं गलती कर बैठी थी, अब अपनी आईडी भी डिलीट कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं माफ़िया मांगती रही, तौबा भी कर चुकी थी, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ झटक दिया। उसने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। मुझे लगा था वो छोटी सी गलती है, मगर शौहर ने तलाक देकर बताया था कि गैर मर्द के लिए वो गलती नहीं, गुनाह था, क्योंकि वो गैरतमंद था। तन्हाई और बेजारी ने मुझे इस गुनाह का आदी कर दिया था, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था।